देखिए अब 1.1 पढ़ेंगे। पोषक, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। हम तो ये जान लिया कि हाँ पोषक होते हैं, पोषक में अलग अलग प्रकार के पोषक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण। अब इनका हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है और किस काम के लिए जरूरी है आगे जानेंगे। मैंने बोला था ना कि आप 6 क्लास का उठाइएगा तो उसमें सिंपल भाषा में समझाएगा, यही चीज़ आगे आपको हाई लेवल में समझाएगी जो जल्दी समझ में नहीं। तो पहले आप शुरू से सीखिए तो आप ज़्यादा जान पाएंगे। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, काम करने की शक्ति होता है ना। एनर्जी लेवल डाउन हो गया, हम काम कर रहे हैं, थकान सी महसूस हो गई, तो क्या हो गया, हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो गई। तो कार्बोहाइड्रेट हमें हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा भी समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, वसा, कार्बोहाइड्रेट से तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती ही है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। समझे, थोड़ा मतलब ये लाइन लिखा है ना तो कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाती है। कह रहा है कि वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, यानी जो वसा है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमें ऊर्जा प्राप्त करता है, देता है। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमें वसा से एनर्जी मिलती है। आगे बढ़ते हैं, वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने का वाला भोजन भी कहते हैं। समझे, आपको फिगर दिखाना थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या क्या आ गया, वसा कार्बोहाइड्रेट युक्त, इसमें दो शब्द हैं, कार्बोहाइड्रेट और एक युक्त। ठीक है, युक्त मतलब उपस्थिति, उसके साथ उपस्थिति है, उपस्थित है। तो वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहते हैं। ठीक है, या ऊर्जा देने वाला भोजन कौन कौन से हैं, ऊर्जा देने वाले भोजन का नाम लिखें, ऊर्जा देने वाले भोजन किसे कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, फिगर देखते हैं। देखिए चित्र है 1.3, कार्बोहाइड्रेट के रूप कुछ स्रोत। कार्बोहाइड्रेट किस किस में पाया जाता है ये फिगर से हम समझेंगे। क्या क्या है, शकरकंदी, शकरकंदी आलू, आलू की तरह होते हैं, कुछ लोग अलुआ कहते हैं, ये मीठा मीठा सा लगता है, आलू का ही एक दूसरा रूप है। इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, आलू, मैंने बोला था ना जब शकरकंदी में पाया जाता है, आलू भी उसका भाई ही है, बस ये मीठा नहीं होता, वो मीठा होता है। तो आलू में भी वसा पाया जाता है। गन्ना, सबको पसंद है गन्ने का जूस, तो गन्ना में भी वसा पाया जाता है। पपीता में भी पाया जाता है। ठीक, तरबूज में भी पाया जाता है, आम में भी पाया जाता है, मक्का में भी पाया जाता है, बाजरा में, चावल में, गेहूं में। यानी हम इसके बिना नहीं जी सकते, शरीर में ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो हम क्या जिएंगे।
और ऊर्जा देने वाले सारे जो भी हम खाते सब ऊर्जा देने वाले स्रोत हैं। तो हम जब खाना ही नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे। आगे बढ़ते हैं। इसमें फिगर 2 दिया गया है। अब देखिए, वसा देने वाले 2 स्रोत, पादप और जंतु। पादप जो हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है, और जंतु जानवरों से, मांस, मछली, ये सब। तो वसा हम में जैसे मूंगफली में पाया जाता है, क्या है ये जीव जंतु है? नहीं, ये कृषि से संबंधित पादप है, यानी ये पेड़ पौधे से हमें प्राप्त हुआ है। तिल, ये पेड़ पौधे से प्राप्त हुआ है। गिरी, गिरी में आपके नारियल आते हैं, ठीक है। ठीक, काजू, बादाम, बहुत से हैं, ईटीसी इत्यादि। इन सब में वसा पाया जाता है। वही जंतु में देख लीजिए, मांस, अंडा, मछली, दूध, गाय, भैंस, मुझे समझ में नहीं आया आज क्या इतनी मिस्टेक कैसे हो रही है। दूध किस चीज से पाया जाता है? गाय, भैंस, बकरी, बहुत से जंतु जिससे हमें दूध प्राप्त होता है। ऊंट, भेड़, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, बहुत से हैं, नाम लेंगे तो बहुत। जो भी दूध जंतु देता है वो जंतु स्रोत में आता है, ठीक है। और दूध से क्या बनेगा? घी, इसी से मक्खन, इसी से क्रीम, दही, ये सब दूध से बनेंगे। और दूध कहाँ से आएगा? जंतु से। तो ये जंतु स्रोत हो गए, ठीक है। अभी और फिगर है, मैं आपको दिखाता हूँ। वन 1.5 प्रोटीन के कुछ पादप स्रोत, जंतु स्रोत, वो हो गए बसा। अब आते हैं हम पादप स्रोत, ठीक है। पादप में आप ले लीजिए सोयाबीन, मटर, चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, ये सब पादप है। वसा, सॉरी, ये पादप वाले हैं, पादप स्रोत, ठीक। ये प्रोटीन से मिलता है। दाल खाइए, मटर खाइए, सोयाबीन खाइए, ये सब प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जंतु से क्या क्या, जैसे मांस आप खाइएगा, सॉरी, मांस, मछली, पनीर, अंडा, दूध, क्या देगा? प्रोटीन देगा। एक चीज आपने मिलाया, दूध से हमें प्रोटीन मिल रहा है,
दूध से हमें वसा भी मिला, कार्बोहाइड्रेट, जो हमने पिछले पेज में पढ़ा। ये देखिए दूध कॉमन हो गया, प्रोटीन भी उससे मिल रहा है और वसा भी हमें मिला। ठीक है, अब आते हैं, देखिए अब विटामिन, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन। विटामिन किस किस से मिलता है? विटामिन ए के कुछ स्रोत, आम, गाजर, पपीता, दूध, ठीक, तेल। अब यहाँ भी दूध है विटामिन के लिए। क्या हुआ? दूध तीनों जगह प्राप्त हुआ, यानी दूध में विटामिन भी मिला, वसा भी मिला, प्रोटीन भी मिला। अभी और आगे देखिए, विटामिन ए के लिए, सॉरी, विटामिन ए। अब आते हैं विटामिन बी, किस किस में मिलेगा? गेहूं, चावल, यकृत यानी मांस वास, ठीक, मांस में भी विटामिन बी प्राप्त होता है। विटामिन सी, संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला। विटामिन सी का सिंपल सा लॉजिक है, जिसमें खटास हो उसमें विटामिन सी पाया जाएगा, यानी खट्टी पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। नींबू, मिर्च, अमरूद, संतरा, टमाटर। लेकिन ये सब कॉमन है, संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू, ये कॉमन आते हैं, इसमें विटामिन और भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा विटामिन आंवला में पाया जाता है, विटामिन सी। विटामिन डी, विटामिन डी के कुछ स्रोत, दूध। दूध देखिए कितना लाभदायक है, इसमें क्या क्या मिला? प्रोटीन मिला, वसा मिला, विटामिन भी मिल रहा है, ए भी मिला, डी भी मिल रहा है। दूध से मक्खन, मांस, अंडा, मछली। विटामिन डी इनके अलावा बिना खाए भी हमें मिलता है। कैसे? विटामिन डी हमें धूप से, सूरज की किरणों से भी विटामिन डी प्राप्त होता है। अब ये नहीं कि आप तेज धूप में चले जाओ, नहीं, आपको विटामिन डी लेना है तो सुबह या शाम को हल्की धूप होती है, उस समय शरीर के लिए लाभदायक होता है। ठीक, आपने देखा होगा शहर के बच्चों को बहुत कमज़ोर होते हैं, और देहात गांव से जो बच्चे होते हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग, तो वो मिट्टी में खेले हैं, धूप देखा है इन्होंने, सब बर्दाश्त किया है, शरीर उस अनुकूल बन गया, शरीर उसके लायक बन गया। जबकि शहर में क्या होता है, सिर्फ पढ़ने जाना है तो बाहर निकलो, मार्केट जाना है तो बाहर निकलो, नहीं तो एक कमरे में कैद हो गए, इसी में टीवी भी देखना है, इसी में खेलना भी है, इसी में सोना भी है, इसी में रोना है, इसी में गाना, सब कमरे में कैद हो जाता है। तो शरीर क्या होगा? देखने में तो हट्टा कट्टा दिखेगा, बट अंदर से वो कमजोर है। तो आपने देखा होगा शहर के बच्चे और देहात के बच्चों में कितनी डिफरेंट होती है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए, तो हो गया हमारे शरीर। देखिए,
प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। मैंने बोला था ना, शरीर को जीने के लिए भोजन हमें चाहिए, भोजन से हमें क्या क्या प्राप्त है आगे पढ़ते हैं। देखिए, प्रोटीन हमें शरीर को वृद्धि यानी बढ़ने और स्वस्थ रखने में सहायता देती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। मतलब जिससे प्रोटीन हमें प्राप्त होती है वो शरीर बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए शरीर वर्धक भोजन, वर्धक, समझे, वर्धक, वर्धक मतलब बढ़ने, ग्रोथ करने, यानी शरीर ग्रोथ करने में जो मदद, वर्धक जो शरीर को बढ़ने में मदद करे, जो भोजन शरीर को बढ़ाने में मदद करे, वो प्रोटीन है। यानी प्रोटीन से हमारे शरीर की वृद्धि होती है, जिसे हम शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन के कितने फायदे हैं? शरीर को बढ़ाता है, बीमारियों से लड़ता है, ठीक, आँख, अस्थियों, हड्डियाँ, दांत, मसूड़ों, दांत के साइड में जो मांस जुड़े होते हैं उसे मसूड़ा कहते हैं। इनको स्वस्थ रखता है कौन? प्रोटीन। विटामिन कई प्रकार, सॉरी, विटामिन, प्रोटीन बोल दिया, विटामिन। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनसे इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन में विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा, आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम की उपस्थिति, कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों की भरपूर भोजन चित्र 1.6 तथा चित्र 1.9 में दर्शाया गया। जो हमने चित्र देखा ऊपर 1.6 से लेकर 1.9 तक, उनमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी के बारे में जाना। तो विटामिन ए जो है वो हमारी त्वचा के लिए है, आँखों को लिए है, ठीक। विटामिन सी जो है वो रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी है हमारे शरीर में जो हड्डियाँ होती है, जैसे दांत हो गए, दांत के शरीर के रीढ़ की हड्डी, इसमें कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी मदद करती है। मतलब जो शरीर में हड्डी किससे बनती है? कैल्शियम से। कैल्शियम किस सहायता से बनता है? विटामिन डी की सहायता से। फिगर तो हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए, फिगर देखते हैं। आयोडीन के कुछ स्रोत। आयोडीन किस किस में पाया जाता है? मछली, पालक, नमक, केकड़ा, अदरक, इन सब में आयोडीन प्राप्त होता है, ठीक। देखिए, जो भी हम खाते हैं सब में कुछ ना कुछ हमें प्राप्त होता है। अब जैसे फास्फोरस के कुछ स्रोत: दूध, गेहूँ, चावल, केला, मिर्च, इन सब में फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। आगे फिगर देखते हैं।
लोह के कुछ स्रोत, लोह, आयरन, लोहा यानी आयरन। इसके कुछ स्रोत देखते हैं, मांस, अमरूद, सेब, पालक, इन सब में लोहा पाया जाता है। कैल्शियम के कुछ स्रोत, दूध, अंडा, इन सब में कैल्शियम पाया जाता है। देखिए कुछ खनिज लवणों के कुछ स्रोत हैं जिससे हमें खनिज लवण प्राप्त होता है। अब देखिए एक फिगर यहाँ भी मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, विटामिन डी के बारे में। ठीक है, हमारे शरीर में हमारे शरीर से भी सूरज के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूरज के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। समझे, शरीर विटामिन डी बनाता है सूरज के प्रकाश से शरीर हमारा विटामिन डी बनाता है। जब विटामिन डी की कमी होती है, ठीक है, तो सूर्य की रोशनी में जाने के बाद हमें तकलीफ होने लगती है। ठीक है, कहने का मतलब हमारे शरीर भी सूरज के प्रकाश की वजह से विटामिन डी बनाता है। जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो सूरज के प्रकाश में नहीं रह पाता हमारा शरीर, मतलब जो शरीर हमारा है वो, अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो सूरज की रोशनी में जाओगे तो जलन सी महसूस होगी। मालूम चला, विटामिन डी की कमी होती है तो क्या होता है, विटामिन डी की जब कमी होती है तो हम सूरज की रोशनी में नहीं रह पाते, ज़्यादा देर जलन सी महसूस होने लगती है। हमें शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोतों को चित्र 1.10 में दर्शाया गया है, जो हमने देखा है, लोहे के स्रोत, कैल्शियम के स्रोत। ठीक है, अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। मैंने बताया था ना, जैसे दूध का उदाहरण ले लीजिए, इसमें क्या नहीं पाया जाता है, विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है, यानी दूध बहुत से पोषक तत्वों को अपने अंदर समाये हुए रखता है। आपने भी सारणी 1.2 में परीक्षण को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा कि फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समूह का समृद्धि भोजन है। मतलब जिस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है जिस भोजन में, उसे भोजन को उस पोषक का समृद्ध भोजन कहा जाता है। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है तो चावल को हम कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। समृद्ध भोजन, ये कार्बोहाइड्रेट हटा दीजिए, समृद्ध भोजन क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इतना याद रखिए कि जिस भोजन में कोई भी पोषक तत्व सबसे अधिक पाया जाता है उसे उस भोजन को समृद्ध भोजन कहा जाता है। उस पोषक तत्व को समृद्ध भोजन कहा जाता है। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है तो चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाएगा। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहार, रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुन, खाद्यान्न, दाल आदि ताजे फल सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, फिर भी हम हमारे शरीर की भोजन का
अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारी शरीर की सहायता करते हैं। कुछ समझ में नहीं आया होगा? जैसे पोषक तत्व तो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है ही, इसके अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों, जल मतलब पानी की आवश्यकता होती है। आहारी रेशों रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है। और रुक्षांश कैसे प्राप्त होता है? मुख्यतः पादप पदार्थों से होता है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। ठीक है, सब्जी, दाल, आलू, फल, इसमें आहारी रेशे यानी रुक्षांश प्राप्त होता है। रुक्षांश हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान नहीं करते। रुक्षांश जो होता है हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, फिर भी वो हमारे भोजन के साथ अंदर शरीर में जाता है। ठीक है। और ये क्या करता है कि ये पचता नहीं हमारे शरीर में, ये मल मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाता है। यानी जो चीज़ हमारे शरीर को कोई लाभ ना पहुंचाए, जब हमने भोजन किया, जो चीज़ हमारे शरीर को लाभ नहीं पहुंचाता वो अगले दिन मल के रास्ते बाहर निकल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध, चाय। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उनमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। जल जो है भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। यानी जल जो है पसीने या मूत्र को बाहर निकालने में सहायता करता है। अब जल भी हमें शरीर को आवश्यक है। अब हम जानेंगे कि जल हमारे शरीर में द्रव यानी पानी के अलावा कैसे मिलता है। मान लीजिए खाली पानी से तो नहीं मिलता ना, इसके अलावा भी हमें तो बहुत पर चीज से जल की मात्रा मिलती है। जैसे खाना बनाते हैं उसमें भी जल डालते हैं, खाने के साथ वो भी हमारे शरीर में जाता है। ठीक है। इसके अलावा किस किस में हमें जल ज़्यादा प्राप्त होता है या कम प्राप्त होता है? क्रियाकलाप 3। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल ले, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट ले। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गील होते हैं? टमाटर हो गया, नींबू हो गया, ठीक। अब इसे आप काटिएगा, या सेब हो गया, आलू हो गया, इसे काटिएगा तो क्या होते हैं? हाथ हमारे गीले होते हैं कि नहीं? बताइए। गीले होते हैं, यानी उसमें जल है। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा या छीला या मसला जाता तब ध्यान पूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसी ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? ये भी हो सकता है कि पानी की मात्रा ना हो। ठीक। तो हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है
कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से भी हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। यानी जैसे कुछ चीज हो जिसमें जल प्राप्त होता है, किसी में जल नहीं होता। जैसे सब्जी लीजिए, सारे सब्जी में मुख्यतः जल होता ही है, ठीक। अब चावल लीजिएगा, उसमें कहाँ से जल आपको मिलेगा? वो तो खुद जल पकता है तो उसे जल चाहिए। तो यही नहीं कह सकते कि जितने भी खाने की चीज़ है उसमें जल प्राप्त होता है, नहीं। हम ये कह सकते हैं कि कुछ भोजन में जल होता है, कुछ में नहीं होता। मुख्यतः सब्जियों में, फलों में, मतलब सब्जियों में तो 90% में जल होता ही है।